इन्वेस्टिगेशन टीम्स को पता चला कि एलेक्स के पास टोटल $23 मिलियन है। 23 मिलियन। अलेक्जेंड्रे को कोई आइडिया नहीं था कि जो लोग उससे बस कुछ मीटर दूर बैठे हैं, कुछ दिनों बाद वो ही उसे पकड़ने वाले हैं। That was the first time जब इन्वेस्टिगेटर्स ने अल्फा 02 को सामने सामने देखा था। लेकिन उन एजेंट्स में से किसी को भी नहीं पता था कि 1 महीने बाद वही आदमी जिसको इन्होंने अभी देखा है, अलेक्जेंड्रे, उसकी मौत हो जाएगी। डार्क वेब हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जिसने लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा है। एंड 2010 वाज द पीक टाइम जब लोगों को डार्क वेब के बारे में पता चलना शुरू हुआ था और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेने लग गए थे डार्क वेब में। लोगों को पता चलना शुरू हुआ था कि कैसे क्रिप्टो को यूज करा जा सकता है और डार्क वेब को यूज करा जा सकता है अलग अलग चीजों के लिए, और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि वो चीजें सही है या गलत। फरवरी 2011 इस टाइम पे डार्क वेब पे एक ऐसी वेबसाइट आई थी जिसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, और इस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड इतना ज्यादा फेमस हो गया था और इतना ज्यादा ग्रो करना शुरू हो गया था कि एक टाइम पे ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे कम से कम 1 लाख लोग सिल्क रोड पे आते थे ड्रग्स खरीदने के लिए। सिल्क रोड डार्क वेब की सबसे आइकॉनिक वेबसाइट्स में से एक है, एंड सिल्क रोड वाज द रीजन कि लोगों को पता चला था कि डार्क वेब पे तुम अपनी पहचान छुपा के इलीगली ड्रग्स खरीद सकते हो, एकदम अनोनिमस रह के, और कोई भी तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। और ड्रग्स खरीदने के साथ साथ इट वाज अ प्रॉपर मार्केट प्लेस जहां पे ड्रग्स को सेल भी करा जा सकता था। ऑब्वियसली ये सब कुछ इलीगल था। इसी वजह से 2.5 साल तक इस वेबसाइट को ट्रैक करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज थी उन्होंने सिल्क रोड के ओनर को पकड़ लिया और सिल्क रोड को बंद कर दिया गया। जो पुलिस डिपार्टमेंट थी और सारी अथॉरिटीज थी जो सिल्क रोड को बंद करवाने के पीछे थे, वो बाकी सारी ड्रग सेलिंग वेबसाइट्स जो डार्क वेब पे हैं उनको एक मैसेज देना चाहती थी, और इसी वजह से जो ओनर था सिल्क रोड का, उसको पकड़ने के बाद उसको एक लाइफ सेंटेंस दिया गया। अब जब ये सब कुछ हो चुका था, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम्स और जो अथॉरिटीज थी जो सिल्क रोड के पीछे लगी हुई थी, उनको ये लग रहा था कि सिल्क रोड के ओनर को पनिशमेंट मिल चुकी है, और इसी वजह से जितने भी और वेबसाइट्स के ओनर्स हैं वो अपनी वेबसाइट को बंद कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर एक फियर आ जाएगा कि हाँ, पुलिस है और अथॉरिटीज है जो ऐसे इलीगल वेबसाइट्स के ओनर्स को ढूंढ रही हैं। सारी अथॉरिटीज और इन्वेस्टिगेशन टीम्स को लगा कि अब जितनी भी और वेबसाइट्स है वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और ये सारा इलीगल मैटर जो है ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। बहुत सारे लोग सिल्क रोड के बंद होने वाली न्यूज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जितना भी कस्टमर बेस था सिल्क रोड का, जो कि बहुत बड़ा था, लाखों लोग आते थे उस वेबसाइट पे, बाकी लोग उस कस्टमर बेस को स्टील करना चाहते थे, सारे कस्टमर्स को स्टील करना चाहते थे, और इसी वजह से सिल्क रोड के बंद होते ही और बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स खुलने लगी जिनके ऊपर ड्रग्स सेल और बाय करे जाते थे। वैलहला, बडस्टर, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, पैंडोरा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई थी, और एक वेबसाइट ने तो अपना नाम सिल्क रोड 2.0 रख दिया था। और कमाल की बात पता है क्या है? ये जो सिल्क रोड 2.0 वाली वेबसाइट थी, ये पहली सिल्क रोड के बंद होने के 35 डेज के अंदर अंदर बन के रेडी हो गई। तुम इस चीज से ये फिगर आउट कर सकते हो कि कितने सारे लोग रेडी बैठे थे एक अपॉर्चुनिटी के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिले और वो फटाफट एक इलीगल ड्रग सेलिंग एंड बाइंग वेबसाइट खोल सकें डार्क वेब पे। और सिल्क रोड 2.0 तो एकदम रेप्लिका थी सिल्क रोड की। सिल्क रोड के टाइम पे ही उनका एक और कंपटीशन था, एक और वेबसाइट थी जो सेम चीज करती थी, जिसका नाम था एवोल्यूशन। लेकिन सिल्क रोड के बंद होते ही और पूरी पनिशमेंट और सिल्क रोड के ओनर को जेल होना एंड एवरीथिंग, ये सब न्यूज आने के बाद एवोल्यूशन के ओनर्स ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी थी, उसी डर से कि वो भी एक दिन पकड़े जाएंगे। और जब उन्होंने वेबसाइट बंद करी तो जितने भी कस्टमर्स उस टाइम थे, उन्होंने जो पैसे डाले हुए थे वेबसाइट में प्रोडक्ट खरीदने के लिए, एवोल्यूशन के ओनर्स वो सारे पैसे लेके भाग गए और उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। और इस चीज को कहते हैं एग्जिट स्कैम, जिसके अंदर ओनर्स अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स को अपने साथ ले जाते हैं, वेबसाइट को बंद कर देते हैं और सारा पैसा चुरा लेते हैं। ऐसी सेम वेबसाइट अगोरा भी थी, वो भी बंद हो गई थी। लेकिन इन सब चीजों के बाद एक ऐसी वेबसाइट खुली जिसने डार्क वेब पे ड्रग सेलिंग एंड बाइंग के गेम को पूरी तरीके से बदल दिया, और इस वेबसाइट का नाम था अल्फाबे। पूरे के पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% इज द सरफेस वेब।
सरफेस वेब वो वेब है जो हम नॉर्मल लोग यूज करते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और बाकी वेबसाइट्स सरफेस वेब में ही आती है। और साथ ही साथ सरफेस वेब पे हम अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के लिए। और इसी काम को इजी बनाता है Odoo, जो आज के वीडियो स्पॉन्सर हैं। सपोज हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो हम जाएंगे odoo.com पे और हम क्लिक करेंगे ऑन स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री। फिर सेलेक्ट करो वेबसाइट ऐप जो तुम्हें चाहिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में तुम्हारी वेबसाइट बन जाएगी। स्टेप 1, डिस्क्राइब करो कि तुम्हें किस तरीके की वेबसाइट चाहिए बाय चूजिंग द कैटेगरी एंड ऑब्जेक्टिव। स्टेप 2 में कलर पैलेट से तुम अपने प्रेफर्ड कलर चूज कर सकते हो। स्टेप 3 में सेलेक्ट करो अपने पेजेस एंड फीचर्स को जो तुम अपनी खुद की वेबसाइट में डालना चाहते हो। एंड स्टेप 4 इज चूज योर फेवरेट थीम। एंड यहाँ पे यूर डन। ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके तुम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो और इस चीज के लिए तुम्हें कोई कोडिंग स्किल नहीं चाहिए। फर्स्ट एप्लीकेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, साथ ही साथ होस्टिंग और सपोर्ट भी। साथ ही साथ तुम्हें कस्टम डोमेन भी मिलेगा फॉर 1 year। सो एंजॉय एंड ग्रो विद Odoo। बाकी सारी की सारी डिटेल्स और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। जब अल्फाबेस स्टार्ट हुआ था तो वहां पे बस चुराई हुई क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस मिलती थी। उसके बाद धीरे धीरे वेबसाइट को अपग्रेड करा गया और वहां पे ड्रग्स, मैलवेयर्स एंड वेपन्स मिलने लग गए। ये सब कुछ इलीगल था, लेकिन तब भी इस वेबसाइट के कुछ रूल्स थे। नो हिटमैन फॉर हायर, और किसी भी रशियन बैंक अकाउंट की डिटेल्स को नहीं सेल करा जाता था। अब खाली रशियन बैंक अकाउंट्स को ही क्यों छोड़ा गया था? क्या जो ओनर था अल्फाबे का वो रशियन अथॉरिटीज को पोक नहीं करना चाहता था, या फिर वो ये दिखाना चाहता था कि वो खुद रशियन है? नो वन नोज। या फिर ये सिर्फ एक तरीका था सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को डिस्ट्रैक्ट करने का। जो पूरी वेबसाइट थी अल्फाबे, इट वाज लाइक Amazon फॉर इलीगल आइटम्स। वेबसाइट का लुक एकदम सेम टू सेम था। अल्फाबे पे प्रोडक्ट की फोटो, प्रोडक्ट का नाम, सेलर का नाम और प्राइस पूरी तरीके से मेंशन्ड रहता था। और उसके बाद तुम्हें अल्फाबे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो तुम्हें क्रिप्टो करेंसी को यूज करके वहां पे करना होता था, जैसे किसी भी डार्क वेब वेबसाइट पे होता है। अल्फाबे इतना ज्यादा ग्रो कर गया था कि 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 3 लाख अलग अलग प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से मेंशन्ड थे अल्फाबे की वेबसाइट पे फॉर सेलिंग। एंड उन 3 लाख प्रोडक्ट्स के साथ 40,000 सेलर्स भी थे। अल्फाबे हर एक सेल से 2 से 4% का कमीशन लेता था। और इन्हीं सारे कमीशंस और इतने सारे प्रोडक्ट्स और इतने सारे सेलर्स की वजह से बहुत जल्द AlphaZero2 became a millionaire. AlphaZero2 was the owner of Alphabay. इतना सारा पैसा आने के बाद AlphaZero2 ने डिसाइड करा कि वो एक टीम बनाएगा अपनी वेबसाइट के लिए। और इस टीम में काफी सारे लोग थे, जिसमें से एक था DSnake, और काफी और मॉडरेटर्स के साथ और एक PR मैनेजर के साथ उसने ये पूरी टीम फॉर्म करी। ये पूरी टीम काफी ज्यादा प्रोफेशनल थी। ये पूरी कंपनी, ये पूरी वेबसाइट ही काफी ज्यादा प्रोफेशनल थी। और इस चीज का अंदाजा तुम लगा ही सकते हो बाय द फैक्ट कि उन्होंने अपना खुद का एक PR मैनेजर रखा हुआ था। PR मैनेजर फॉर अ इलीगल वेबसाइट जहां पे ड्रग्स और वेपन सेल होते हैं। AlphaZero2 ने सारा ऑपरेशन, सारी वर्किंग DSnake के हाथ में दे दी एंड उसके बाद काइंड ऑफ रिटायरमेंट ले लिया। AlphaZero2 vanished after that। पूरी की पूरी अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई थी टू फाइंड AlphaZero2 एंड वो वेट कर रहे थे कि किसी तो पॉइंट पे AlphaZero2 या फिर अल्फाबे के किसी मेंबर से कोई तो गलती होगी और वो AlphaZero2 को पकड़ पाएंगे। लेकिन AlphaZero2 बहुत ज्यादा स्मार्ट था। उसको सारे लूप होल्स पता थे। उसको पता था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे ही होगी, तो उसने सारे ट्रैक्स और सारे लूप होल्स को कवर कर रखा था। और इसी वजह से अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी AlphaZero2 को ट्रैक करने में। डार्क वेब के बारे में जिन जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम नॉर्मल ब्राउजर पे नहीं जा सकते। तुम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या फिर किसी नॉर्मल सरफेस वेब ब्राउजर के थ्रू डार्क वेब वेबसाइट्स एक्सेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से एक अलग ब्राउजर होता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि Tor। अब Tor ब्राउजर की खासियत क्या है कि जो भी वो डार्क वेब वेबसाइट आपके सामने लाता है, वो सारी वेबसाइट्स बहुत सारे सर्वर से बाउंस होकर आपके सामने आती है और इसी वजह से इन वेबसाइट्स को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और यही सेम केस था अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ। उनको पता था कि वो ऑनलाइन तो ट्रैक नहीं कर सकते इस वेबसाइट को, तो वो और तरीके ढूंढ रहे थे कि उन्हें एक गलती मिल जाए अल्फाबे की। और इसी वजह से अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने काफी सारे प्रोडक्ट्स खुद ऑर्डर करना शुरू कर दिया अल्फाबे से। काफी सारे ड्रग्स और वेपन्स ऑर्डर करे जा रहे थे अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम से, जिससे कि वो पकड़ पाए
कि इन प्रोडक्ट्स के सेलर्स कौन है, ये प्रोडक्ट्स आ कहां से रहे, इन प्रोडक्ट्स को पैक कौन कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ ढूंढते ढूंढते अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम को ये चीज रियलाइज हुई कि अगर वो कुछ यहाँ पे गलती ढूंढ भी लेते हैं तो उससे सिर्फ उन्हें जो इंसान इन पैकेजेस को पैक कर रहा है और जो सेलर्स हैं उनके बारे में ही पता चलेगा। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो AlphaZero-2 को ढूंढना चाहती थी। अल्फाबे काम ही इस तरीके से करता था कि बहुत सारे अलग अलग अनोनिमस सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करते थे अल्फाबे पे और बायर्स आके क्रिप्टो में पे करते थे। AlphaZero-2 was just the middleman and the owner and the controller of Alphabay. दिसंबर 2016 में एक एजेंट था जिसका नाम था रॉबर्ट मिलर। वो DEA में था और वो इसी केस पे, अल्फाबे वाले केस पे काम कर रहा था एंड काफी टाइम से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था लेकिन उसको कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन रॉबर्ट मिलर को एक ईमेल आया। अल्फाबे जब नया नया स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कोई भी इंसान वहां जाता था ड्रग्स या वेपन्स बाय या सेल करने तो उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ता था और रजिस्टर करने के बाद जो इंसान रजिस्टर कर रहा है उसको अल्फाबे से एक ईमेल आता था टू से थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन अल्फाबे। तो जब ये थैंक्स वाला ईमेल आता था उस इंसान को जिसने रजिस्टर करा है तो उस ईमेल में सेंडर्स ईमेल एड्रेस भी होता था और उन्हीं इनिशियल डेज में किसी इंसान ने इस थैंक यू ईमेल का स्क्रीनशॉट या फिर इस ईमेल को ही रखा हुआ था एंड वो ईमेल और वो सारा एविडेंस और वो सारे स्क्रीनशॉट्स किसी तो अनोनिमस आदमी ने रॉबर्ट मिलर को भेज दिए। इट्स वेरी पॉसिबल कि जिस इंसान ने रॉबर्ट मिलर को ये ईमेल भेजा था, ये एविडेंस भेजा था अगेंस्ट अल्फाबे, हो सकता है कि वो किसी राइवल वेबसाइट का ही ओनर हो जो कंपीट कर रहा हो अल्फाबे के साथ। जब रॉबर्ट ने उस ईमेल को, उस एविडेंस को थोड़ा स्कैन करने की कोशिश करी तो सेंडर्स ईमेल निकल के आया pimpalex91@hotmail.com। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इस ईमेल आईडी को ट्रैक करा तो उन्हें एक पिक्चर भी मिली एलेक्स की। साथ ही साथ उन्हें पता चला कि एलेक्स 2009 के टाइम पे एक फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी था। उस फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम था skyrock.com। एलेक्स ने एक डेटिंग प्रोफाइल भी बना रखी थी जहां पे उसने अपना नाम डाल रखा था ट्रॉयस रेवेरेस और थोड़ा रिसर्च करने पे एलेक्स का असली नाम ही निकल के आ गया, अलेक्जेंड्रे कजेस। इन्वेस्टिगेटर्स को उसका पेपैल और उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिल गई थी। लिंक्डइन पे अलेक्जेंड्रे ने डाला हुआ था कि वो एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ ही साथ उसकी अपनी एक कंपनी भी है, EBX टेक्नोलॉजीज। इन्वेस्टिगेटर्स को एलेक्स का फेसबुक पेज भी मिल गया था जहां पे उन्होंने उसकी वाइफ के बारे में भी पता कर लिया। रिसर्च करते करते आगे तो एलेक्स के बारे में पूरा चिट्ठा ही निकल के आ गया था। पता चला कि एलेक्स थाईलैंड में रह रहा है, बैंकॉक में रह रहा है। एलेक्स की वहां पे 3 प्रॉपर्टीज थी, 3 घर थे जिसके अंदर से एक घर में वो अपनी वाइफ के साथ रहता था और जो बाकी 2 घर थे वो बॉर्डर के पास थे, आउटस्कर्ट्स में थे और उन दोनों घरों में वो जाके पार्टीज करता था और लड़कियों के साथ रहता था। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन दोनों घरों का एक नाम भी रख दिया था जो था बैचलर पैड। एलेक्स एक पिकअप वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड था। जिनको नहीं पता पिकअप वेबसाइट्स क्या होती है, बेसिकली वो वेबसाइट्स जहां पे आदमी लोग एक साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि लड़कियों को कैसे पटाया जाए और लड़कियों को कैसे सेट करा जाए। वो वहां पे जाके काफी सारे सवाल भी पूछता था और बाकी आदमियों से जानने की कोशिश करता था कि जो उसका रिलेशनशिप है उसकी वाइफ के साथ, क्या वो सही कर रहा है उसके साथ और क्या अलेक्जेंडर की जो वाइफ है वो सही से बिहेव कर रही है मैरिज में। जून 2017 के आसपास एक अटैक प्लान करा गया अलेक्जेंडर पे कि उसको पकड़ना तो था ही, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ जो इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव ही नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेटर्स कुछ टाइम के लिए बैंकॉक ही गए हुए थे टू फाइंड एलेक्स और बाकी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और वो एक होटल की लॉबी में बैठे हुए थे और उनको एकदम से होटल के गेट से एक आवाज आई, एक बहुत लाउड पॉर्श आई और गेट के सामने रुकी और उस पॉर्श के अंदर कौन बैठा हुआ था? अलेक्जेंड्रे। वो अपनी गाड़ी से निकला और जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनके पास ही जाके एक दूसरी चेयर पे बैठ गया था। अलेक्जेंड्रे को कोई आइडिया नहीं था कि जो लोग उससे बस कुछ मीटर दूर बैठे हैं कुछ दिनों बाद वो ही उसे पकड़ने वाले हैं। अलेक्जेंडर वहां पे एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था और वो बिजनेस मीटिंग करके चला गया। That was the first time जब इन्वेस्टिगेटर्स ने AlphaZero-2 को सामने सामने देखा था, लेकिन उन एजेंट्स में से किसी को भी नहीं पता था कि 1 महीने बाद वही आदमी जिसको इन्होंने अभी देखा है, अलेक्जेंड्रे, उसकी मौत हो जाएगी।
यूरोप में एक और वेबसाइट थी जो एकदम अल्फाबे जैसी थी, जिसका नाम था हांजा मार्केट, और सारी डच अथॉरिटीज हांजा मार्केट को बंद करवाने में लगी हुई थी। ये हांजा मार्केट वाली बात पता चली FBI को, और FBI ने डच अथॉरिटीज के साथ एक प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि अगर हम अल्फाबे को पकड़ लेते हैं तो उसके सारे कस्टमर्स बाकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा चांसेस थे हांजा मार्केट के। अल्फाबे के सारे कस्टमर्स ऑलमोस्ट हांजा मार्केट पे ही जाते अगर अल्फाबे बंद हो जाती। तो इसी वजह से FBI और डच अथॉरिटीज ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट करा जिसका नाम था ऑपरेशन बेयोनेट। सारी अथॉरिटीज ने मिलकर यह प्लान बनाया कि वो सबसे पहले अल्फा 02 को पकड़ेंगे, अल्फाबे को बंद करेंगे। इसके वजह से अल्फाबे के सारे कस्टमर्स हांजा मार्केट पे जाएंगे, और जैसे ही वो सारे कस्टमर्स हांजा मार्केट की वेबसाइट पे जाएंगे एंड रजिस्टर करेंगे, डच अथॉरिटीज के पास उन सारे लोगों की लिस्ट होगी जो इन इलीगल वेबसाइट से वेपन्स और ड्रग्स खरीदते हैं। अब टाइम आया था अल्फा 02 को पकड़ने का। एक दिन एलेक्स के घर के बाहर एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी ने बहुत जोर से टक्कर मारी एलेक्स के घर के गेट पे। वो टक्कर इतनी जोर से थी कि एलेक्स को अपने घर में ही सुनाई दे गया था कि बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है, और एलेक्स अपने हाथ में अपना फोन लेके भागता भागता नीचे आया टू चेक कि हुआ क्या है। जैसे ही एलेक्स नीचे आया, बहुत सारे ऑफिसर्स उसको पकड़ने के लिए भागे। जैसे ही ऑफिसर्स ने एलेक्स को पकड़ा, उन्होंने उसका फोन ले लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि एलेक्स घर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया घर के अंदर। अब सवाल ये आ जाता है कि एलेक्स घर के अंदर वापस क्यों भाग रहा था? वो ऑफिसर से नहीं भाग रहा था। घर के अंदर उसका कंप्यूटर था जो अनलॉक्ड था, जिसके अंदर सारी एक्सेस इंफॉर्मेशन थी ऑफ अल्फा बे। अगर ऑफिसर्स थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो शायद अल्फा 02 को पकड़ लेते, लेकिन अल्फा बे को बंद नहीं कर पाते। लेकिन फॉर्चुनेटली अंदर कंप्यूटर पे वो वेबसाइट अनलॉक्ड थी और सारे लॉगिन पासवर्ड्स एंड आईडीज ऑफिसर्स को मिल गए। इन्वेस्टिगेशन टीम्स को पता चला कि एलेक्स के पास टोटल $23 मिलियन है। 23 मिलियन। और इसके बाद सीधा सीधा हांजा मार्केट को भी बंद कर दिया गया। ये जो पूरी स्टोरी है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंगस्ट पीपल जो डार्क वेब को लेके काफी ज्यादा फैसिनेटेड है, क्योंकि एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर खाली डार्क वेब के ओनर्स ने दिमाग नहीं लगाया था, साथ ही साथ सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स और अथॉरिटीज ने भी एक ऐसा प्लान बनाया जिसके अंदर उन्होंने एक तीर से दो निशाने मारे थे। बेसिकली उन्होंने एक ही अटेम्प्ट में अल्फाबे को भी बंद कर दिया, हांजा मार्केट को भी बंद कर दिया, और उनके सारे कस्टमर्स की भी डिटेल्स निकाल दी, जिससे और इलीगल एक्टिविटीज ना हो।